बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीएससी स्टूडेंट्स। आज बेटा हमने बॉटनी का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करना है। आज जो आपने टाइप पढ़नी है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तकरीबन हर बार ये पेपर में आती है क्योंकि इसके फीचर ज़रा बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। ये ट्रिडोफाइट की टाइप है और ये बेटा जिम्नोस्पर्म्स में सीड बने थे, लेकिन वो सीड नेकेड थे। उनसे पहले जितने भी ट्रिडोफाइट थे उनमें लीव्स बनना शुरू हुए थे, लेकिन लास्ट वाले जो एडवांस ट्रिडोफाइट्स थे उनके अंदर सीड की फॉर्मेशन भी हुई थी। याद रखें बेटा, जब भी किसी चीज़ की फॉर्मेशन होती है, एवोल्यूशन होती है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी चीज़ नहीं बनती, लेकिन उससे रिलेटेड ज़रूर बन जाती है। फॉर एग्जांपल जब सीड बना होगा तो सीड बिल्कुल जैसे आज आप एंजियोस्पर्म्स के या जिम्नोस्पर्म्स के सीड देखते हैं, प्रॉपर वैसे तो नहीं बना होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन से ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में आया होगा। तो जिन प्लांट्स में ये सबसे पहले बना होगा और उन प्लांट्स में एक ये टाइप आती है सेलेजिनेला टाइप। ये सेलेजिनेला टाइप हेट्रोस्पोरस है। इसकी ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस में मतलब अभी तक हमने ये कहा था कि जो ट्रिडोफाइट्स हैं वो हमारे पास स्पोरोफाइट है, इनकी डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है और इनकी जो रिसेसिव जनरेशन है वो है गमीटोफाइट। क्योंकि इनमें डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट है और हमें पता है स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनते हैं, इनमें स्पोर्स बने। लेकिन आज तक हमने ये बात नहीं की बेटा कि स्पोर्स की भी किस्में होती हैं। यहाँ पे स्पोर्स भी दो तरह के बनने लग गए थे। कुछ स्पोर्स बड़े बनने लग गए थे साइज में, कुछ छोटे बनने लग गए थे और दोनों फिर डिफरेंट तरीकों से बिहेव करते थे। इसलिए इनको हेट्रोस्पोरी यानी प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स कहा गया कि सेलेजिनेला में डिफरेंट तरह के स्पोर बनना शुरू हो गए। अब स्पोर्स से आपको पता है आगे गमीटोफाइट बननी है। अब दो तरह के अगर स्पोर बनना शुरू हो गए इनमें, तो फिर गमीटोफाइट भी दो तरह की बनना शुरू हुई, जिससे मेल गमीटोफाइट और फीमेल गमीटोफाइट अलग-अलग बनना शुरू हुई। इससे पहले हमने साइलोटम पढ़ा था, उसकी गमीटोफाइट में हमने उसके एंथ्रीडिया और उसकी जो आर्चिगोनिया थी एक ही गमीटोफाइट के ऊपर बनाई थी। लेकिन इस समय एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के लिए गमीटोफाइट सेपरेट हैं, अलग-अलग गमीटोफाइट्स हैं। ठीक है बेटा। तो हेट्रोस्पोरी की वजह से ये अपने एम्ब्रियो को रिटेन करने लग गए, ये अपने एम्ब्रियो के लिए फूड भी स्टोर करने लग गए और इनका एम्ब्रियो डेसिकेशन रेजिस्टेंट भी हो गया। इनका एम्ब्रियो थोड़ी देर के लिए अनफेवरेबल कंडीशन भी पास कर सकता था। तो ऐसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं सीड के अंदर। सीड में एम्ब्रियो होता है और वो थोड़ी देर के लिए अनफेवरेबल कंडीशन पास कर सकता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह के सीड की बात कर रहे हैं, क्योंकि सीड भी डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ सीड्स के ऊपर हार्ड कवरिंग यानी टेस्टा होता है, कुछ की सॉफ्ट कवरिंग होती है, इतनी हार्ड कवरिंग नहीं होती, इसलिए वो जल्दी जर्मिनेट कर जाते हैं वगैरह वगैरह। तो आज बेटा आपने सबसे इंपॉर्टेंट टाइप सेलेजिनेला को डिस्कस करना है। उसी तरह जैसे हम पहले टाइप्स डिस्कस करते हैं, पहले इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फिर इसकी रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। आज हमने इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। पूरी स्ट्रक्चर सेलेजिनेला की जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इस तरह की होती है। ये पौधा ऐसा ही है, श्रबी टाइप कह लें आप इसको, या हर्ब टाइप कह लें, बल्कि श्रब नहीं हर्बी टाइप, हर्बेशियस टाइप ये पौधा होता है। इसकी जैसे घास की होती है बिल्कुल शेप उसी तरह की इसकी होती है, लेकिन घास तो मोनोकोट है और वो है भी एंजियोस्पर्म। लेकिन मैं उसके सिर्फ उससे रिजेंबल इसलिए कर रही हूँ बेटा कि उनकी जो स्टेम होती है वो भी अलोंग दी ग्राउंड होती है। इस तरह की स्टेम को प्रोस्ट्रेट बोलते हैं, यानी अलोंग दी ग्राउंड। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि ये जो आपके पास जनरल स्ट्रक्चर है सेलेजिनेला की जनरल स्ट्रक्चर में ये जो स्टेम देखें इसकी इस तरह गिव राइज टू एरियल ब्रांचेस, ऑल्सो एरियल ब्रांचेस को गिव राइज भी करती हैं। उनके ऊपर ये देखें लीफ भी लगे हुए हैं, ये एक बड़ा लीफ, ये छोटा लीफ। ये यहाँ पे ये जो सिर्फ मार्क किया हुआ है ये छोटा लीफ है और ये बड़ा लीफ है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं बेटा तो ये अगर ब्रांच है तो ऐसे यहाँ पे बड़ा लीफ होता है, उसके अंदर एक ही वेन होती है और इसके सामने बस छोटा सा स्मॉल लीफ होता है, जिसको आप यूं मार्क करके बना सकते हैं कि ये छोटा सा लीफ है। दो तरह के लीफ एक दूसरे के ऑपोजिट मौजूद होते हैं और जो मेन स्टेम होती है उनकी वो वाली भी, और जो मेन स्टेम से आगे ब्रांचेस निकलती हैं वो वाली भी, उनके ऊपर ये लीव्स मौजूद होती हैं। जनरल स्ट्रक्चर में शुरू करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है यानी डिप्लॉइड है। स्टेम बेटा प्रोस्ट्रेट होती है। प्रोस्ट्रेट स्टेम का मतलब मैंने आपको बता दिया, अलोंग द ग्राउंड रन करती है और अलोंग द ग्राउंड रन करके एरियल ब्रांचेस देती है।
राइजोफोर, ये जो स्टेम है इससे ब्रांचेस निकलती हैं, इससे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो सॉइल की तरफ जाती हैं, और सॉइल की तरफ जो चीज़ ग्रो होती है वो तो रूट या रूट की तरह की कोई चीज़ होती है, इसलिए बेटा हम इसको राइजोफोर कहते हैं। बॉटनी बी में आपने एडवेंटेशियस रूट्स की बात की थी, ये ऐसी रूट्स होती हैं जो स्टेम से या लीव्स से निकलती हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो राइजोफोर हैं ये निकल रहे हैं और ये स्टेम से निकल रहे हैं और ये रूट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इन राइजोफोर्स को, इनको आप राइजोफोर कहते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, और इनको आप एडवेंटेशियस रूट्स भी कहते हैं। तो वैसे यहाँ से अगर पौधा शुरू हो रहा है ना बेटा, तो जहाँ से पौधा शुरू हुआ है यानी स्टेम है जहाँ पे, वहाँ उनकी ट्रू वाली रूट्स भी होती हैं। ये देखिए ट्रू रूट्स, इसका मतलब है लीफ भी आ गए इनमें, ये वो ट्रिडोफाइट है जिसमें लीफ भी बन गए, ये वो ट्रिडोफाइट है जिसमें रूट्स भी हैं, इसमें स्टेम भी है। लेकिन बेटा ना प्रॉपर वेल डेवलप्ड वुडी स्टेम है, ना प्रॉपर वेल डेवलप्ड लीफ है, यानी एक तो साइज भी छोटा है, ऊपर से मोनो मतलब वेन है, इसमें एक ही वेन है, सिंगुलर वेन है। और नॉर्मली लीव्स के अंदर अगर एक वेन है भी ना बेटा तो उससे भी आगे फर्दर वेन्स निकलती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही वेन सीधी इसके पैरेलल, लेमिना के पैरेलल रन करती है। ठीक है, तो रूट्स भी हैं, रूट भी जो है, तो यानी कि अभी इस पौधे में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स की तरह ट्रू वॉस्कुलर रूट्स, लीव्स और स्टेम बनना शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी अभी भी ब्रायोफाइट से मिलती जुलती हैं। राइजोफोर फिर डाउनवर्ड ग्रो करती है और ये एडवेंटिशियस रूट्स को गिव राइज करती है, यहाँ यानी यहाँ से ये मजीद डिवाइड करेगी और इसको आप एडवेंटिशियस रूट्स कहें। लीफ कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के लीफ होते हैं, इसका मतलब है ये स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है। और डेफिनेटली बेटा यहाँ पे अब हम बॉटनी ए की उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे प्लांट्स स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन रखते हैं और इंडिपेंडेंट है इनकी स्पोरोफाइट। गमीटोफाइट या तो बहुत छोटी है, हमें नजर नहीं आती, या फिर अगर है भी तो बहुत रिड्यूस है। उसके बाद बेटा लीव्स देखें, ग्रीन है, लिग्यूल प्रेजेंट होती है, लिग्यूल छोटे से लीफ को बोलते हैं जो लीफ के एक्सियल में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पेयर की सूरत में होते हैं लीफ। एक बड़ा लीफ होता है उसको लार्जर लीफ कहें, एक छोटा होता है उसको स्मॉलर लीफ कहें, और यही लीव्स हैं जो लगे हुए हैं जहां पे बेटा इन्हीं लीव्स के एक्सियल में, यानी अगर लीफ लगा हुआ है तो उसके एक्सियल में स्पोरेंजिया लगी होती है। क्यों? क्योंकि ये स्पोरोफाइट है और इनके ऊपर डेफिनेटली स्पोरेंजिया लग रही है। तो स्पोरेंजिया के इर्द गिर्द जो लीव्स होंगे वो होंगे इन जैसे ही, लेकिन क्योंकि इनके अंदर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसलिए हम उन लीव्स को कह देते हैं स्पोरोफिल। तो स्पोरेंजिया बेरिंग जो लीव्स होते हैं उनको कहेंगे आप स्पोरोफिल। ग्रुप की सूरत में होते हैं स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल अगर ग्रुप की सूरत में हो तो इसका मतलब है वहां पे स्पोरेंजिया भी ग्रुप की सूरत में मौजूद है। यहाँ पे स्पोरेंजिया अगर ग्रुप की सूरत में मौजूद है तो उस ग्रुप को कहेंगे आप स्ट्रोबुलाई या कोन या स्ट्रोबुलाई बोलते हैं। ठीक है बेटा, पिछले बार जो पॉलीसाइफोनिया थी वहां पे भी आपने 3 स्पोरेंजियम का ग्रुप बनाया था, उसको आपने साइनेंजियम कहा था। यहाँ पे आपने ग्रुप बनाया है स्पोरोफिल्स का कोन्स की सूरत में और स्ट्रोबुलाई की सूरत में। उसके बाद बेटा इस स्टेम को काट के अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, तो सबसे ऊपर जो है वो एपिडर्मिस होती है, उसके बाद हार्ड सेल्स यानी स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, उसके बाद सॉफ्ट सेल्स होते हैं जिसे आप कॉर्टेक्स कह सकते हैं। ये भी कॉर्टेक्स का ही रीजन है, लेकिन कॉर्टेक्स के ये हार्ड सेल्स हैं, ये कॉर्टेक्स के सॉफ्ट सेल्स हैं। उसके बाद ये वाला रीजन पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल के बाद ये एंडोडर्मस, एंडोडर्मस का ये उभरा हुआ हिस्सा है बेटा, ये अंदर को ट्रेबुकुलाई लाइनें सी बनी हुई हैं, और फिर अंदर जाके यहाँ पे इस हिस्से में है आपके पास जाइलम और फ्लोएम यानी वास्कुलर बंडल सेंटर में मौजूद है। वास्कुलर बंडल से पहले जो एंडोडर्मस है उसने इसको घेरा हुआ है, और एंडोडर्मस बाहर को लंबी हुई है, जगह जगह से इलोंगेशन हुई है। दीज इलोंगेशंस आर नोन एज ट्रेबुकुलाई। देखें ये एक वास्कुलर बंडल, एक ये वास्कुलर बंडल, इसके इर्द गिर्द भी ऐसे पेरिसाइकल है, फिर ये ट्रेबुकुलाई पेरिसाइकल का इलोंगेशन नहीं है बल्कि ट्रेबुकुलाई एंडोडर्मस की इलोंगेशन है। उसके बाद एंडोडर्मस के बाद जाइलम और फ्लोएम। इसमें उन्होंने बोला है कि जो स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीजें हैं। एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स में 2 तरह के सेल हैं, स्क्लेरेनकाइमा है और ये पैरेनकाइमा है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास स्टील है, स्टील में आपको पता है आते हैं पेरिसाइकल, एंडोडर्मस और जाइलम और फ्लोएम आता है। इसमें देखें 2 तरह के 2 स्टील बनाए हैं इन्होंने, तो ये पॉलीस्टीलिक है। पॉलीस्टीलिक में जो स्टील की टाइप है, पॉलीस्टीलिक में प्रोटोस्टील है।
प्रोटोस्टील में जो जाइलम होता है वो सेंटर में होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास फ्लोएम होता है। तो स्टील या मोनोस्टिलिक होगा, यानी या सिर्फ इस तरह की एक ही होगी। यहाँ पे मैंने दो बनाए तो ये पॉलीस्टिलिक है। मेटाजाइलम जो है वो सेंटर में होगा, क्योंकि जाइलम सेंटर में होता है। जाइलम भी दो तरह का, जो मेच्योर जाइलम होता है वो मेटाजाइलम है, तो मेटाजाइलम सेंटर में होगा जो कि फंक्शनल होगा। प्रोटोजाइलम किनारे पे होगा, यहाँ पे प्रोटोजाइलम होगा यहाँ पे, और वो नॉन फंक्शनल हो जाता है जब मेटाजाइलम फंक्शनल हो जाता है। उसके बाद ये आपने स्केच करनी है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट वो यहाँ पे स्केच नहीं की, लेकिन उसके पार्ट्स के लिख दिए। उसमें एपिडर्मस होती है डेफिनेटली, उसके बाद बेटा कॉर्टेक्स का रीजन होता है, एंडोडर्मस होती है। अच्छा, वहां पे पेरिसाइकिल का जिक्र नहीं है, वहां पेरिसाइकिल रूट के अंदर नहीं होगी। और ये जो आपने स्टेम के अंदर ट्रेबरकुलाई बनाई है और फिर यहाँ पे एयर स्पेसेस आ जाती हैं, इस तरह की कोई ट्रेबरकुलाई और कोई एयर स्पेस जो है वो रूट के अंदर मौजूद नहीं होती। इसका जो स्टील होता है वो प्रोटोस्टिलिक होता है। प्रोटोस्टिलिक मतलब ऐसे ही होगा बेटा, सेंटर में जाइलम होगा और उसके इर्द गिर्द फ्लोएम होगा। प्रोटोस्टील में आपने कहा था सेंटर की जो हार्डकोर होती है वो जाइलम की बनती है, और मोनो आर्च होगा। मोनो आर्च का मतलब है जाइलम की एक आर्च बनती है, यानी बीच में मेटाजाइलम और किनारे पे प्रोटोजाइलम, एक जो है वो शाख निकलती है। राइजोफोर जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर रूट से सिमिलर है। तो ये जो आपने रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी, वो राइजोफोर भी तो रूट वाला काम परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा है कि जो राइजोफोर की स्ट्रक्चर है वो रूट से मिलती जुलती है। उसके बाद है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये वाले इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो लीफ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता है। जनरल जो लीफ होता है उसके ऊपर एपिडर्मस होती है, उसके बाद कॉर्टेक्स नहीं होता, मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल दो तरह के होते हैं, पैलिसेड मीजोफिल जिसमें वो कंपैक्टली अरेंज होता है, और स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो वेन्स जाती हैं लीफ के अंदर, ये वास्कुलर बंडल होते हैं। हमें पता है जितनी ज्यादा वेन्स होंगी उतने ज्यादा वास्कुलर बंडल उस तरफ को रन करते हैं। तो लीफ की स्ट्रक्चर में आएगा सबसे पहले एपिडर्मस होती है। नॉर्मली बेटा बाकी जो हमारे पास ट्रू लीव्स होते हैं उनकी एपिडर्मस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन ये क्योंकि अभी अर्ली प्लांट है इसलिए इसकी एपिडर्मस में क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रीन कलर जो आता है ना लीफ का, आपने यहाँ पे भी बोला कि लीफ ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो आता है इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से। इसके अलावा ग्रीन लीफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं। तो स्टोमेटा दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, अपर साइड पे भी लो साइड पे भी स्मॉल ओपनिंग्स यानी स्टोमेटा होते हैं। मीजोफिल सेल्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पैलिसेड मीजोफिल इनमें नहीं होते, यानी सेल्स कंपैक्टली अरेंज नहीं होते, लूजली अरेंज मीजोफिल सेल मौजूद होते हैं। यहाँ बेटा एक बात लिखी हुई है, पायरेनाइड्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। पायरेनाइड्स, व्हाट आर पायरेनाइड्स? ये आपके लिए एक नई बात है, मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में कभी बताई होगी। अगेन यहाँ पे देख लें, पायरेनाइड्स बेटा फूड स्टोरिंग ऑर्गेनेली है, फूड को स्टोर करती है, और डेफिनेटली ये फूड स्टोरेज ऑर्गेनेली है, ये उन्हीं जो है वो ऑर्गेनेलीज में मौजूद होगी। ये ग्रेन्यूल की तरह की होती है, उन्हीं में मौजूद होगी जो फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। और हमें पता है क्लोरोप्लास्ट फूड बनाते हैं। अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरेनाइड भी होगा, और ये प्लांट अपनी फूड स्टोर भी करता है। ज्यादातर वो फूड स्टार्च होती है, सिंगल वेन प्रेजेंट होती है। लीफ की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, लीफ की जो वेन होती है एक ही होती है, ऐसे लीफ होता है और इसकी एक ही वेन होती है, इससे साइडों पे वेन्स नहीं निकलती, क्योंकि अभी ये सबसे पहले इवोल्व होने वाला लीफ है, इसलिए इसकी जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर अभी इवोल्व नहीं हुई थी, लेकिन ये लीफ लाइक जरूर बन गया। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है इसलिए इसको आप ट्रू लीफ कहेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनती है, इससे गमेटोफाइट बनेगी। ये देखें आप, इसको आपने बोला था कोन या स्ट्रोबुलाई, तो यहाँ पे उसकी जरा डिटेल से बात करें, क्योंकि शुरू में आपने कहा कि सेलाजिनेला इज अ हेटेरोस्पोरस, ये दो तरह के स्पोर पैदा करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोन भी दो तरह की होगी। डेफिनेटली एक कोन की शक्ल इस तरह की होगी, शेप एक की इस तरह की होगी। ये वाली जो कोन है ये मेल रिप्रोडक्टिव कोन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव कोन्स हैं, काफी ज्यादा नंबर में बनती हैं। अच्छा बेटा, स्पोरेंजिया जो इनके होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। एक स्पोरेंजिया साइज में छोटी होती है, उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पोरेंजिया कोन को कह रहे हैं बेटा, कोन्स जो बनती है ना, इन पौधों पे कोन्स लगती हैं, स्ट्रोबुलाई लगता है, उनकी बात कर रहे हैं। और एक स्पोरेंजिया को कहेंगे मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया लीव्स के अंदर लगते हैं। जिन लीव्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया लगेंगे उन लीव्स को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल।
जिनके अंदर मेगास्पोरेंजिया लगेंगे उनको बोलेंगे आप मेगास्पोरोफिल्स। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेंगे, साइज में छोटे भी होंगे, तादाद में ज्यादा होंगे। और मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर बनेंगे, तादाद में कम होंगे, साइज में बड़े होंगे। और आपको पता है ये जो मेगास्पोर होते हैं इनको हम एग भी बोलते हैं, एग्स। और ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनको आप यहां पे बोलेंगे एंथीरोजाइट्स। तो लेकिन यहां पे ये जो मेगास्पोर्स हैं एग की तरह बिहेव करते हैं। यहां पे क्योंकि ये प्रॉपर एग नहीं है, इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। अच्छा, यहां पे बेटा स्ट्रक्चर बनाई है, ये जो मेगास्पोरेंजिया है इट विल गिव राइज टू फीमेल गमीटोफाइट। क्योंकि आपको पता है ये स्पोरोफाइट है, आपने शुरू में यहां लिखा कि ये पौधा स्पोरोफाइट है, इसके ऊपर स्पोर्स लगेंगे तो वो गमीटोफाइट बनाएगा। तो 2 गमीटोफाइट बनेगी, यहां पे फीमेल गमीटोफाइट बनेगी मेगास्पोरेंजिया से, और माइक्रोस्पोरेंजिया से बन जाएगी हमारे पास मेल गमीटोफाइट। 2 अलग तरह की गमीटोफाइट। और फिर आपको पता है मेल गमीटोफाइट पे एंथ्रीडिया लगेंगे और फीमेल गमीटोफाइट पे आर्चिगोनिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर नोट कर लें बेटा, ये आपने बनानी भी है स्ट्रक्चर। मेगास्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, इनको आप मेगास्पोरेंजिया मदर सेल कह दें, मेगास्पोरेंजिया मदर सेल्स। इस वक्त क्योंकि स्पोरोफाइट है ये सारी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। यहां पे होगी मियोसिस और फिर बेटा बनेंगे मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। और ये आपके पास देखे 3 मेगास्पोर जब मेच्योर हो जाएंगे ना तो ये सारे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ये जो छोटे छोटे बने हैं 3 बस जो है वो बड़े होंगे, इनको आप जो है वो मेगास्पोर कहेंगे। और आपने कहा था कि वो लीव्स जो इन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के इर्द गिर्द होते हैं ये मेगास्पोरोफिल हो गया। ये भी लीफ लगा हुआ है, इसके इर्द गिर्द जो लीफ लगे होंगे वो माइक्रोस्पोरोफिल होंगे। ठीक है, उसके बाद इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देख लें, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं ये सारे ही जनरेटिव हैं, इनमें कोई भी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, ये माइक्रोस्पोर है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है जी, माइक्रोस्पोर्स के इर्द गिर्द जो है वो एक वॉल होती है, उसको माइक्रोस्पोर जैकेट कहते हैं, जैकेट सेल कहते हैं, या वॉल टैपिटम भी बोलते हैं इसको भी टैपिटम बोलते हैं। तो वो मेरा बेटा आपने इनकी जनरल स्ट्रक्चर में कर लेना है। तो ये हमने यहाँ तक स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर को अभी डिस्कस किया है। कल हमने इनकी और इनकी जर्मिनेशन करवा के इनकी गमीटोफाइट बनानी है, फिर उनके एग और स्पर्म से हम जाइगोट बना के दोबारा से स्पोरोफाइट बनाएंगे और हमारे पास ये साइकिल सेलेजिनेला का पूरा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।